चलिए एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से 18 मैंने दिया था। तो एक्सरसाइज 1 एनएलएम। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 से 10 के बीच में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 और 9 बोल रहे हो। 5 तो बहुत इजी क्वेश्चन है। W1 दिया है 300, W2 इज अप्रोक्सीमेटली, एंगल बराबर से W2 300 ही होना चाहिए। बाई सिमेट्री इट हैज टू बी, है ना। इट शुड बी 300 ओनली। क्या आंसर नहीं दिया 300? आंसर बताइए, 300 नहीं है क्या आंसर? 5 का डी 300 डी, हाँ 5 हो गया। 9 देख, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहे हैं। 8 में क्या है? टू astronauts A and B connected by a rope stationary in free space related to the space. The mass of A is more than that of B and the rope is straight. Astronaut A starts pulling the rope but astronaut does not. देखिए सीधी सीधी बात ये है कि यहाँ पर अगर 2 एस्ट्रोनॉट हैं, ये मान लो A है, ये B है, एंड दैट होल्डिंग अ स्ट्रिंग। A पुल करेगा तो B पुल करे या ना करे, इस पर टेंशन T लगेगा तो इस पर भी टेंशन T लगेगा ही लगेगा। समझ आ गया? तो अब जिसका मास ज्यादा होगा, हम जानते हैं एक्सेलरेशन कितना आएगा, T डिवाइडेड बाई M। तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा। खत्म। समझ आ गया? जिसका मास ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा। क्वेश्चन नंबर 6 तो बहुत इजी क्वेश्चन है यार, ऐसे क्वेश्चन तो ना पूछो। क्या नाम है बच्चे का? नाम रियांशु। क्या दिक्कत आ रही है? एफबीडी बनाना, सारा सारा खेल एफबीडी का है। यहां पर ये है और फिर ये है और यहां पर एक पार्टिकल यहां है, एक पार्टिकल यहां है। यहां पर आपने आगे की तरफ फोर्स लगा रखा है, कितना है? 12 न्यूटन। एंड यहां पर नीचे की तरफ इसका मास होगा ए एंड बी। बी का कितना है? 9 न्यूटन। तो यहां पर टेंशन अगर मैंने मान लिया T1 है, लेट्स इट इज T1, तो इसका एक कंपोनेंट ऊपर आएगा, एक साइड में आएगा। यहां पर ये एंगल हमारा बीटा हैगा, तो ऊपर आएगा T1 कॉस बीटा, यहां आएगा T1 साइन बीटा। तो ये और ये बराबर, ये और ये बराबर, तो यानी कि T1 साइन बीटा है 12 और T1 कॉस बीटा है 9। दोनों को कर दो डिवाइड, तो 10 बीटा आएगा 4/3। समझ में आ गया? समझ में आ गया भाई? ये है, तो यानी इसका आंसर जो है बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? इट इज 53 डिग्री। अब ऐसे ही आपको यहां कर देना है। इसका एफबीडी बनाओगे तो यहां एक लगेगा फोर्स, ये टेंशन है T2 और इसका मास कितना है? 7 न्यूटन नीचे लगेगा। एंड जितना T1 ऊपर लगा वैसा T1 यहां पर नीचे लगेगा। उसका एक कंपोनेंट आगे आएगा और एक नीचे आएगा, है ना। ये एंगल हमारा बीटा है तो हम जानते हैं ये एंगल भी बीटा है, तो ये आएगा T1 साइन बीटा और नीचे आएगा T1 कॉस बीटा। और ऐसे ही यहां पर है, इसका एक कंपोनेंट ऐसे कुछ आएगा। ये एंगल आपका अल्फा हो जाएगा, तो ऊपर आएगा T2 कॉस अल्फा और इधर आएगा T2 साइन अल्फा। फोर्स बैलेंस कर दीजिए, तो यहां पर T2 साइन अल्फा जो है T1 साइन बीटा के बराबर, और T1 साइन बीटा हमारा कितना है? इट इज 12। ऐसे ही ऊपर की तरफ है T2 कॉस अल्फा, नीचे कितना आएगा? 7 प्लस T1 कॉस बीटा। T1 कॉस बीटा कितना है? 9। तो 7 प्लस 9 कितना हुआ? 16। तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो 10
अल्फा कितना आएगा 12/16 दैट इज नथिंग बट 3/4 एंगल 37 डिग्री आ गया। क्वेश्चन नंबर ये 8 है बेटा, सॉरी मैं लिखना भूल गया था, क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा। चलिए 9 में देखिए 3 बॉक्स हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 3 boxes are placed in the lift when acceleration of the lift is 4, net force, देखिए हम जानते हैं पूछा है नेट फोर्स, नेट फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ होता है m इंटू ए, मास इंटू एक्सलेरेशन। तो यहां पर मास कितना है, इट इज 8, ए कितना है 4, इट इज नथिंग बट 32। ठीक है। मैन स्टैंडिंग ऑन अ वेइंग मशीन विद अ ब्लॉक इन हिज हैंड, द वेइंग मशीन रिकॉर्ड्स W when he takes the block upward, ठीक है, and with some acceleration the machine records W। देखिए यहाँ पर ये पर्सन है and he is standing on a weighing machine, और इसके हाथ में एक ब्लॉक है। तो अगर पर्सन का मास मान लो कैपिटल M है और ब्लॉक का मास स्मॉल m है, तो अभी जो रीडिंग है वो बोल रहा है W है। क्या लिखा है, मशीन रिकॉर्ड्स W। तो यहाँ पे अभी जो नॉर्मल है इसको मैं N1 बोल देता हूँ, जो कि W के बराबर होगा। तो अभी स्टार्टिंग में जब ये इट इज हेल्डिंग स्टेशनरी, तो यहाँ mg नीचे लगेगा, इसका भी कैपिटल mg नीचे लगेगा, है ना। तो अभी W बराबर जो है m प्लस कैपिटल M इंटू जी है। समझ में आ गया। अब यहां बोल रहा है कि इस ब्लॉक को ये ऊपर ले जा रहा है सेकंड केस में, तो ब्लॉक को अगर ये ऊपर ले जा रहा है विद सम एक्सेलरेशन a, तो इस पर नॉर्मल कुछ n1 होगा और ये mg होगा, और ये ऊपर जा रहा है तो n1 जो है इट हैज टू बी ग्रेटर देन mg, n1 जो होगा वो mg से बड़ा होगा। तो अब दोबारा से इस पर्सन का, केवल पर्सन का एफबीडी बनाएंगे, पर्सन का एफबीडी बनाएंगे, तो पर्सन के का वेट नीचे है कैपिटल mg, और पर्सन के हाथ पर ब्लॉक के कारण नॉर्मल लगेगा। तो अब जो रीडिंग है वो W1 बोल रहा है, W1 है, और W1 कितना हो जाएगा, कैपिटल mg प्लस n1, और n1 क्या है mg से बड़ा है, n1 जो है mg से बड़ा है, n1 तो यानी W1 जो होएगा वो W से तो बड़ा होगा ना, है ना। और थर्ड केस में क्या बोल रहा है कि अगर ब्लॉक को मैं नीचे ले जा रहा हूं तो mg जो नीचे फोर्स लग रहा है वो बड़ा होना चाहिए, किससे, किससे, n1 से। तो यहां पर थर्ड केस में अगर ब्लॉक को मैं नीचे ले जा रहा हूं विद सम एक्सेलरेशन a, तो mg नीचे होगा और करस्पॉन्डिंग मान लो नॉर्मल है n2, तो अब mg जो है बड़ा होगा n2 से, यानी n2 जो है छोटा होगा। तो करस्पॉन्डिंगली जब उसका पर्सन का एफबीडी बनाएंगे तो जो आपका W2 होगा ना, W2 वो क्या आएगा, लेस देन W2 W हो जाएगा। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। 11 में क्या है, यहां पर एक ब्लॉक है एंड फोर्स लगा रखा है, तो यहां पर ये एंगल थीटा है, तो आगे फोर्स आएगा F cos थीटा, ऊपर कितना आएगा F sin थीटा, नीचे कितना आएगा mg। तो इसको लिफ्ट ऑफ कराना है। लिफ्ट ऑफ का मतलब क्या हुआ, ऊपर जो फोर्स लग रहा है दैट इज F sin थीटा, कम से कम वो mg के बराबर हो जाना चाहिए। और पूछा क्या है, एक्सप्लोरेशन निकालना है, तो इसका एक्सप्लोरेशन आगे की तरफ मान लिया a है, तो a कितना आएगा F cos थीटा बाई m, और f की वैल्यू यहां से निकाल लो, f कितना आएगा mg डिवाइडेड बाई साइन थीटा, पुट द वैल्यू ओवर हियर। तो mg बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई m, ये चला गया।
इट इज जी कॉट थीटा, ये आंसर आएगा। समझ में आ गया? चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ऐसा लग रहा होगा कि सारे डायग्राम सेम हैं, बट सारे डायग्राम सेम नहीं हैं। एरो की लेंथ भी मैटर करती है, एरो की लेंथ भी मैटर करती है। तो यहां पर सीधी सीधी बात यह है कि आपका जो डी ऑप्शन, देखिए डी ऑप्शन जो है वही होगा, क्योंकि डी ऑप्शन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर ये पार्टिकल है और जो यहां पर एरो बना हुआ है वो ऐसा बना हुआ है बड़ा सा, और यहां पर एक ये एरो है और एक आपका आगे इधर एरो इस प्रकार से दिया हुआ है। एरो की लेंथ भी मैटर करेगी। तो इसका एक कंपोनेंट, इस वाले तिरछे वाले का एक कंपोनेंट ऊपर आएगा और एक आएगा इधर, है ना। तो ये एरो की लेंथ, ये एरो की लेंथ आपस में बराबर ही होनी चाहिए, और ये एरो की लेंथ और ये एरो की लेंथ भी बराबर होना चाहिए। चार ऑप्शन में चेक कर लेना। ठीक है भाई, और बोलिए। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा बेसिक क्वेश्चन है। यहां पर ये आपका न्यूटन थर्ड लॉ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लेते हैं क्या लिखा है। अ गर्ल पुशेस हर फिजिक्स बुक्स अप अगेंस्ट द हॉरिजॉन्टल सीलिंग ऑफ हर रूम एज शोन। ठीक है, इन द फिगर द बुक वे 20 न्यूटन एंड शी पुशेस अपवर्ड विद अ फोर्स ऑफ 25। देखिए यहां पर ये बुक है, तो इस बुक का वेट है 20 न्यूटन, और इस बच्ची ने ऊपर एक नॉर्मल लगाया और वो कितना है 25 न्यूटन का दिया हुआ है। तो नॉर्मल ये क्या है, इट इज द फोर्स अप्लाइड बाय द हैंड ऑन द बुक। ठीक है, ये बोल रहा है। और सीलिंग जो है ये ऊपर, तो सीलिंग के कारण भी एक नॉर्मल लगेगा। मान लो ये N2 है, तो फोर्स बैलेंस करेंगे तो N2 जो है वो नीचे है और 20 भी नीचे है, और ये N ऊपर है, कितना है 25। तो यहां से आपका N2 जो आएगा इट इज 5 न्यूटन। चेक कर लेना। तो ये है आपका फोर्स ड्यू टू सीलिंग ऑन द बुक, और जो ये 25 न्यूटन है ये क्या है, फोर्स ड्यू टू गर्ल ऑन द बुक। चेक कर लो, बॉय जो भी है, बी सी क्या लिखा है, FCB FBH, हैंड हैंड जो भी है, फोर्स बाय हैंड ऑन द बुक। और जितना फोर्स हैंड बुक पे लगाएगा उतना ही फोर्स बुक लगाएगा हैंड पर। समझ में आ गया? ये कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। 17 में देखिए इसको पुल कर रहे हैं, तो ये ब्लॉक जो है आगे जाएगा, और जब ब्लॉक आगे जाएगा तो ये आपका जो एंगल थीटा है ये बढ़ेगा, और आपने फोर्स लगा रखा है यहाँ पे F, तो उसका आगे कंपाउंड आएगा F cos थीटा। तो एक्सप्लेनेशन विल बी व्हाट, F cos थीटा डिवाइडेड बाय M। तो थीटा अगर बढ़ेगा तो हम जानते हैं cos थीटा घटेगा, और cos थीटा घटेगा तो A की वैल्यू भी घटेगी। समझ में आ गया भाई? चलिए, और कोई दिक्कत? चलिए, क्वेश्चन नंबर 12, ऐसा क्वेश्चन हम क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, चलिए और बोलिए। देखिए नोट्स अगर आपसे ढंग से रिवाइज कर लोगे ना तो सारे क्वेश्चन हो जाना चाहिए। प्रॉब्लम ये आ रही है कि कहीं ना कहीं आप लोगों ने नोट्स प्रॉपर तरीके से रिवाइज नहीं कर रखे हैं, उस चक्कर में क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। चलिए, हो गया। तो नोट्स प्रॉपर तरीके से रिवाइज कीजिए, वही तरीका है और कोई तरीका है भी नहीं। नोट्स पे कमांड करना बहुत जरूरी है। चलिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, ये वाला पुली वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था। चलिए इसके आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अब एक और क्वेश्चन करेंगे यहां पर।
हाँ जी, यहाँ पर ये अरेंजमेंट आपको दिया हुआ है। और यहाँ ये ब्लॉक है, इसका मास m है। बाकी जितनी पुलीज हैं सब मासलेस आइडियल पुली हैं, ऑल पुलीज आर आइडियल। सारे के सारे पुली क्या आइडियल हैं, ठीक है। तो सबके सब पुली आइडियल हैं। यहाँ ब्लॉक का मास m है, सिस्टम को रिलीज कर दिया है। तो यू नीड टू फाइंड द एक्सप्लोरेशन ऑफ, लेट्स से ये आपकी जो पुली है इसको मैं नाम दे रहा हूँ A और ये नाम दे रहा हूँ B। क्वेश्चन है फाइंड आउट एक्सप्लोरेशन ऑफ पुली A एंड B। करिए। निकालिए आंसर। इंजिमामुल हक, परेशान मत होइए। अगर आपसे 50% क्वेश्चन भी बन रहे हैं तो अच्छी बात है, कोई खराब वाली बात नहीं है। बाकी तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, तो डिस्कशन के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि गलती कहाँ हो रही है। एंड अगेन नोट्स को आप दोबारा से ढंग से रिवाइज कर लीजिए तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। हाँ जी, हो गया भाई, डन डन डन। पुली आइडियल है तो सबका मास 0 है। ऑल पुलीज आर आइडियल लिखा हुआ है, पुली का कोई मास नहीं है। आगे आंसर कितना आ रहा है? आगे आंसर A का 0, B का G। अच्छा जी, चलिए आगे कई बच्चों का, चलो कैसे करेंगे समझते हैं। देखिए, अगर आप स्ट्रिंग को आइडेंटिफाई करोगे तो ये स्ट्रिंग यहां से शुरू हुई और ये स्ट्रिंग यहां गई और ये स्ट्रिंग यहां पर एंड हुई है। दिस इज सिंगल स्ट्रिंग। तो ये अगर सिंगल स्ट्रिंग है तो यहां पर देखिए, अगर मैं बात करता हूं टेंशन, तो यहां अगर टेंशन है T तो यहां पर T और यहां T है, तो हम जानते हैं यहां पर भी T, यहां पर भी T, यहां पर भी T, यहां पर भी T, यहां पर भी T और यहां पर भी T। तो बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं, यहां अगर टेंशन T है तो यहां पर भी T होगा और यहां पर भी T होगा, क्योंकि सरफेस हमारा स्मूथ है तो यहां पर भी T होगा। यहां T है तो यहां पर भी T होगा, क्योंकि सरफेस हमारा स्मूथ है। यहां T है तो यहां पर भी T होगा। तो देखिए, अगर मैं कहता हूं कि पुली जो A है ये अगर नीचे जाती है विद सम एक्सेलरेशन A,
तो ये ब्लॉक भी ए से ही नीचे जाएगा, और ये पुली है, इसका एक्सप्रेशन मान लो ऊपर की तरफ है बी। तो पहले हमें ए और बी में कंस्ट्रेंट रिलेशनशिप निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, देखिए इस पुली ए की बात करते हैं, तो इस पुली पे ये टी और टी ऊपर है, तो टी और टी मतलब 2t ऊपर है और ए कहाँ है, नीचे है, तो माइनस हो जाएगा 2t इंटू ए, क्योंकि ये 2t ऊपर है, नीचे की तरफ है। और यहां देखिए टी और टी ऊपर है, और यहां पर भी ये टी है, तो यहां पे भी टेंशन टी होगा, तो टी और टी ऊपर और टी नीचे। सर अभी PW में फिजिक्स पढ़ रहा हूं, होमवर्क नहीं देते। क्या बात है, बिना होमवर्क के कैसे हो जाएगा भैया? केवल एंटरटेनमेंट चल रहा है, मतलब केवल बस पढ़ा दिया हो गया? भैया होमवर्क बहुत जरूरी है, बिना होमवर्क के कुछ नहीं होता जिंदगी में। तो 2t ऊपर है, ए नीचे, माइनस 2t इंटू ए। अभी तक देखो टी और टी ऊपर और ए टी नीचे है, तो और ये जा रहा है ऊपर। तो पुली की बी की बात करें तो टी और टी 2t ऊपर और टी नीचे, तो नेट फोर्स कितना है ऊपर, कितना टी है ना, ऊपर 2t है ना, तो 2t माइनस टी दैट इज टी, और बी ऊपर है तो प्लस हो जाएगा कितना, t इंटू बी दैट इज इक्वल टू 0। तो b बराबर आ गया 2a। समझ में आ गया? तो ये हमने लगाया है कौन सा कॉन्सेप्ट, सिग्मा ऑफ टी डॉट वी बराबर 0। देखो यहां पर एंगल थीटा का नहीं आ रहा है, तो जो रिलेशनशिप वेलोसिटीज में होगा वैसा रिलेशनशिप एक्सेलरेशन में आएगा। मतलब अगर इसका वेलोसिटी के टर्म में बोलते हैं, उसको डिफरेंशिएट करते तो भी सेम आंसर आता। हाँ, अगर इसमें कहीं एंगल थीटा आ जाता, कॉस थीटा टाइप का, तो हम जानते हैं कि उस केस में हम ऐसा नहीं लिख पाते, b बराबर 2a नहीं लिख पाते, फिर हमें वेलोसिटी वाला रिलेशनशिप निकाल के उसको डिफरेंशिएट करना पड़ता, तभी जाके आंसर आता। समझ में आ गया? तो ये इक्वेशन आ गई पहली। अब अगर मैं इस बी पुली की बात करता हूं, इसको सिस्टम मानता हूं, पुली इसको, तो इसको सिस्टम माना है, तो इस पर न्यूटन लॉ लगाएंगे, तो ऊपर कितना है फोर्स 2t और नीचे कितना है t, तो 2t माइनस टी बराबर मास m इंटू बी, बट मास हमारा कितना है 0, तो यहां से t आ गया, कितना आया 0 आ गया। तो इस पूरे सिस्टम में जहां जहां टेंशन t आ रहा है वो 0 हो जाएगा। समझ में आ गया? अब इधर देखिए, अब एक चीज ध्यान रखना, ये ब्लॉक है, ब्लॉक का फोर्स नीचे लगेगा mg। एक चीज ध्यान रखना, किसी भी ब्लॉक से या किसी भी सिस्टम से अगर पुली जुड़ी हुई होती है, तो हम पुली को भी उस सिस्टम का पार्ट मान लेंगे, पुली को भी उस सिस्टम का पार्ट मान लेंगे। तो पुली प्लस ब्लॉक को मैंने एक सिस्टम मान लिया, क्योंकि ब्लॉक से पुली जुड़ी है, तो इसको सिस्टम मानेंगे। इसका कोई मास तो है नहीं, इसका मास तो हो गया 0। तो नीचे कितना है mg, ऊपर कितना है 2t, तो mg माइनस 2t बराबर क्या है m इंटू ए, बट टेंशन t हम निकाल चुके हैं, इट इज 0। तो टेंशन t 0 है, तो a की वैल्यू कितनी आ रही है g। तो यानी कि बेसिकली जो ब्लॉक है या पुली है, पुली ए है, इट इज गोइंग डाउनवर्ड विद एक्सप्रेशन g, और यहां पे b बराबर कितना है, b है 2a, तो यानी कितना है, इट इज 2g, किधर होगा अपवर्ड। तो ये समझ में आ गया, यानी कि पुली ए जो है इट इज गोइंग डाउनवर्ड विद एक्सप्रेशन g, एंड पुली जो b है इट इज गोइंग अपवर्ड विद एक्सप्रेशन कितना है 2g। दैट्स इट। समझ में आ गया भाई? समझ में आ गया भाई? तो इंटरनल टेंशन टोटल वर्क डन कितना होता है, 0 होता है, उसके बारे में बात कर लिया है। हाँ जी, अब एक क्वेश्चन बच्चे का आ रहा है कि सर ये बी में यहाँ 2t तो नहीं लगेगा। इधर देखो कैसे, अगर आपने कहा कि यहाँ t है, यहाँ t है, यहाँ t है, तो आपने कहा कि यहाँ 2t है, ये तो बोल रहे थे आप। तो अगर यहाँ 2t, तो यहाँ कितना 2t, 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 2t 2t, तो यहाँ कितना 4t, 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 यहाँ कितना 40, यहाँ कितना 40, यहाँ कितना 80। फंस गए?
फंस गए, समझ में आ गया। तो यहां पर ध्यान रखना कि ऐसा नहीं होगा। यहां टेंशन देखो, सीधे कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है भैया कि यहां टेंशन अगर टी होता है तो इस स्ट्रिंग में हर जगह टेंशन टी होता है। क्यों यहाँ टी है, यहाँ टी? क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ सरफेस स्मूथ होता है तो स्ट्रिंग में टेंशन हर जगह सेम होता है। और हमने स्ट्रिंग आइडेंटिफाई कर ली है इस प्रकार से, इसके हर पॉइंट का टेंशन क्या होगा? सेम होगा। दैट्स इट। समझ में आ गया? इसलिए क्वेश्चन करा गया है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आखिर क्या चीज है। पर ऐसा बता टी टी फिर 2t करोगे, फिर घूमते जाओ 2t फिर 4t 8t 9t 10t एंड सो ऑन होता है। सॉरी 8 का डबल होगा 16t एंड सो ऑन। समझ में आ गया भाई? दिस पॉइंट इज क्लियर। सिस्टम मैंने बेटा ये पूरा ले लिया है, दोबारा बता देता हूँ, ये पूरा सिस्टम ले लिया। ब्लॉक का mg नीचे है और यहाँ t और t ऊपर है। ऐसे भी कर सकते हो, या आप ऐसा करो कि यहाँ t तो यहाँ 2t कर दो, तो यहाँ पर ऊपर 2t लग जाएगा। तो एक ही बात है, कैसे भी कर लीजिए, आंसर सेम ही आएगा, है ना। अब ये बेसिक एफबीडी वाले कॉन्सेप्ट हैं, समझ लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं बता रहा हूं कि आप बेसिक लगाइए, एफबीडी बनाइए, न्यूटन लॉ लगाइए, खत्म। समझ में आ गया? अरे भाई साहब क्या दिक्कत आ रही है? ये कहां से आया? ये कॉन्सेप्ट कहां से आया? यहां से, सिग्मा ऑफ टी डॉट वी बराबर 0 से आया है। क्या बोल रहे हो यार जेई एस्पिरेंट? भाई मैं दोबारा बता रहा हूँ, प्लीज समझ लीजिए, लिखना कमेंट करना बंद कर दीजिए। मैं दोबारा बता रहा हूँ, इधर देखिए सब लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए। यहां पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ये स्ट्रिंग यहां से शुरू हुई और यहां खत्म हुई। तो स्ट्रिंग में यहां मैंने शुरू किया, यहां टेंशन टी, यहां टी, यहां टी, यहां टी, यहां टी, यहां टी, यहां टी और यहां टी, क्योंकि स्ट्रिंग में हर जगह टेंशन क्या होगा? सेम ही होगा। समझ में आ गया? फिर मैंने क्या किया, ये लगाया है कंस्ट्रेंट सिग्मा और टी डॉट वी। तो इसका डाउनवर्ड एक्सप्रेशन अगर ए है, इसका ऊपर भी है, यहां एंगल थीटा इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, कॉस थीटा वाला टर्म नहीं आ रहा है ना। तो अब इसकी बात करेंगे तो यहां पर अगर मैं इस पुली की बात करता हूं तो पुली पर यहां टी ऊपर तो 2t और ये एक कहां है? नीचे। तो 2t ऊपर है और ए नीचे है, तो -2t ए हो गया। इस पुली की बात करेंगे तो यहाँ टी ऊपर है, यहाँ टी ऊपर है और यहाँ पर टी नीचे है। तो टी और टी, 2t ऊपर और टी नीचे, नेट कितना आया? ऊपर आ रहा है टी, 2t माइनस टी ऊपर है और बी की तरह ऊपर है, तो प्लस टी बी बराबर 0। समझ में आ गया? समझ में आ गया? फिर मैंने क्या किया है, फिर मैंने इस पुली का एफबीडी बनाया, न्यूटन लॉ लगाया, इसका एफबीडी बनाया, न्यूटन लॉ लगाया, खत्म। दैट्स इट। चीजों को रटना बंद करो। चलिए अब देखो, वो कह रहा है 2t कब लगता है? अरे नालायक, एफबीडी बनाओ, पहले रटना शुरू कर दो, बोला हर चीज रट लो कि 2t लगता है। जिंदगी में रट लिया है, थोड़ा पैन चलाओ और खुद करो। चलिए हो गया। बेसिक्स लगाइए, सारे क्वेश्चन आसान लगेंगे। रटना शुरू करोगे फेल हो जाओगे। फिजिक्स जो है रटने का सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं है।
हाँ जी, अब इधर देखिए, यहाँ पर ये पुली है ए, ये पुली है बी और ये पुली सी है। इसका मास m है, इसका भी मास m है और इस पुली का भी मास m है और ये पुली आइडियल है और ये पुली भी आइडियल है। जो आपने बेसिक सीखा है वो लगाना है, कोई रट्टा हुआ चीज नहीं मारना है, रट्टा नहीं मारना है। बेसिक समझिए, बेसिक क्या है, आपको सिस्टम चूज करना है, उसका एफबीडी बनाना है, न्यूटन लॉ लगाना है, खत्म। जहां फंसो तो कंस्ट्रेंट है, और कहां फंसोगे, जहां पुली स्ट्रिंग दिखाई दे जाए। तो पुली स्ट्रिंग दिखाई देगा तो पहली इक्वेशन आप कंस्ट्रेंट की निकालोगे, उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हो। चलिए भाई, कर लीजिए फटाफट सब लोग। तो यहां पर क्वेश्चन मेरा ये है कि आपको यहां पर पुली ए बी सी का एक्सप्रेशन निकालना। क्वेश्चन है फाइंड आउट एक्सलरेशन ऑफ पुली ए बी एंड सी। करिए। शिवम बेटा, उसकी रिकॉर्डिंग मिल रही होगी आपको, है ना? उसकी रिकॉर्डिंग मिल रही होगी, आप एक बार चेक कर लीजिए, रिकॉर्डिंग मिल रही होगी, है ना? हाँ जी, हो गया। हाँ जी, हो गया। ये होता है बेसिकली। गुड गुड गुड, शानदार, है ना? तो बेसिकली यहाँ पर अगर फंडामेंटली लगाओगे तुरंत आंसर आएगा, खटाक से आएगा तुरंत, है ना? तीनों का परफेक्ट। आर्यन बच्चे का आ चुका, आर्यन आर्यन का आ चुका है, यही होता है ना? तो कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, फिर आप रट्टे, फिर फालतू के क्वेश्चन नहीं करते, ये टूटी क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ। अरे भाई क्यों हुआ, वहां टूटी क्यों हुआ, पहले वो बताइए आप। भाई टी टी बराबर टूटी, वहां पे टूटी दिखते थे, उसका रीजन बताइए पहले, वो समझो पहले। अगर समझ में आ जाएगा अपने आप क्लियर हो जाएगा। हो गया भाई, डन डन डन, गुड गुड। चलो भाई, ये होता है ना? देखो आपको अगर स्ट्रिंग देखनी पड़ेगी, आइडेंटिफाई करेंगे तो स्ट्रिंग जो है वो यहां से शुरू हो रही है, सी पॉइंट के। स्ट्रिंग जो है यहां से शुरू हो रही है और ये स्ट्रिंग गई गई गई, घूम घाम के यहां खत्म हो गई। तो ये सिंगल स्ट्रिंग है। तो हम यहां, अगर मैंने यहां टेंशन मैंने मान लिया टी है, तो यहां पर भी टी होगा,
यहाँ पर भी टी होगा, यहाँ पर भी टी, 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 और यहाँ पर भी टी, यहाँ पर भी टी, और यहाँ पर भी टी। तो शुरुआत यहाँ से की थी, तो यहाँ टेंशन मैंने यहाँ पर टेंशन टी है, तो ये भी टी, यहाँ पर भी टी, यहाँ पर भी टी, ये 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 टी, और ये टी। अब यहाँ पर यू नीड टू फाइंड सम एक्सप्लोरेशन, तो आपको कुछ डायरेक्शन एज्यूम कर लेनी है। तो लेट्स से यहाँ पर ये ब्लॉक जो है नीचे जा रहा है विद सम एक्सप्लोरेशन, लेट्स से ए, और बी को मैंने मान लिया ऊपर जा रहा है विद सम एक्सप्लोरेशन, लेट्स से बी, एंड सी को मैंने ऊपर मान लिया है इट इज गोइंग अप विद सम एक्सप्लोरेशन सी। मतलब मैंने एज्यूम कर लिया। अगेन अगर माइनस साइन आएगा मतलब जो डायरेक्शन मानी है उसके अपोजिट होगा, दैट्स इट, ऐसा होगा। तो बेसिकली यहाँ पे पहली बात तो भाई धागा और पुली दिखाई दे रहा है, तो पहला एक कॉन्सेप्ट आता है, हम जानते हैं कंस्टेंट, यानी सिग्मा ऑफ टी आई डॉट वी आई बराबर 0 करेंगे। यहाँ पर एंगल थीटा का टर्म नहीं आ रहा है, यहाँ पर एंगल 0 है या 180 डिग्री है, तो जो रिलेशनशिप वेलोसिटीज में आएगा वही रिलेशनशिप आपका एक्सप्लोरेशन में होगा, है ना। तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं। तो देखो यहाँ ए पुली की बात करेंगे तो टी ऊपर टी ऊपर, तो 2t ऊपर और ए नीचे, तो माइनस 2t इंटू ए। बी की बात करेंगे तो टी और टी ऊपर और टी नीचे, तो नेट कितना आएगा, तो टी और टी 2t माइनस टी, दैट इज टी ऊपर, तो प्लस टी इंटू बी। और ऐसे सी की बात करेंगे तो प्लस टी इंटू सी, चेक कर लेना। तो यहां से बी प्लस सी बराबर आ गया 2a, इक्वेशन नंबर 1 बाई कंस्टेंट। कर दिया अपलोड? हाँ भाई शिवम भाई, आपके लेक्चर्स अपलोड कर दिए गए हैं, आप बढ़िया आराम से रिकॉर्डिंग देखिए, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। b प्लस सी बराबर 2a हो गया। अब क्या करना है, अब तो भाई हमें एफबीडी बनाना है, न्यूटन लगा देना है। तो यहां पर इसका mg नीचे लगेगा, तो सिस्टम मैंने इस पुली को ले लिया, तो इस पर देखिए mg नीचे है, तो mg नीचे है, ऊपर कितना है 2t, तो mg माइनस 2t बराबर होगा m इंटू ए। ये मैंने पुली ए को सिस्टम लेके इक्वेशन लेके इक्वेशन नंबर 2। अब इसकी बात करेंगे तो इसका भी तो mg नीचे लगेगा। बी की बात करेंगे तो बी पर भी डाउनवर्ड mg है, और जा कहाँ रहा है, ऊपर है। तो बी की बात करेंगे तो ऊपर कितना t, और t ऊपर है, तो 2t ऊपर है क्योंकि ऊपर ही जा रहा है ना, तो 2t ऊपर है, माइनस कितना आएगा t माइनस mg, और बराबर हो जाएगा m इंटू बी। तो ये कितना आया t माइनस mg बराबर m इंटू बी। ये है इक्वेशन नंबर 3। ऐसे सी की बात करेंगे तो सी पुली के लिए तो यहां पर भी वही फंडा हो जाएगा। तो यहां नीचे लग रहा है इसका वेट mg, तो ऊपर कितना है 2t, नीचे कितना है t और mg बराबर m इंटू सी। इक्वेशन तो इसको सॉल्व करेंगे तो इट इज t माइनस mg बराबर m इंटू सी, इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए ये इक्वेशन बन चुकी हैं, तो बाकी तो आपको कैलकुलेशन कर देनी है। तो देखो यहाँ इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 एक जैसी लग रही है, तो यानी b बराबर c हो जाएगा, b बराबर c। तो b और c बराबर कर दीजिए, तो b बराबर c करेंगे तो पहले इक्वेशन में 2b बराबर c करेंगे ना, तो 2c बराबर 2a, यानी कि a बराबर b बराबर c, तीनों की वैल्यू बराबर ही आ रही है। समझ में आ गया, तीनों की वैल्यू बराबर आ रही, तो a बराबर b बराबर c। अब आप बाकी आपको सॉल्व कर लेना है, प्लीज सॉल्व इट और निकालिए आंसर कितना आ रहा है। पार्थ शुक्ला जी, क्वेश्चन देने का काम हमारा है, जो क्वेश्चन दिया जा रहा है आपका काम उसको सॉल्व करना है, ठीक है, उसमें दिमाग मत लगाओ। हो गया आगे सबका आंसर। तो सॉल्व करने के बाद a बराबर b बराबर c कितना आ रहा है, इट इज g/3 है ना। तो कैलकुलेशन करने में तो आप लोग महारत हासिल कर ही चुके हो, मैथमेटिक्स आपकी स्ट्रॉन्ग है ही, तो ये सॉल्व कर लेना, आंसर आएगा g/3, ठीक है, गुड, कर लीजिए।
चलिए भाई, ये हमने कर लिया। तो ये अपने स्ट्रिंग कंस्टेंट, देखिए जब भी किसी क्वेश्चन में धागा और पुली दिखाई दे जाता है, जब भी किसी क्वेश्चन में धागा और पुली दिखाई देता है, पहला काम क्या करना है, आपको स्ट्रिंग कंस्टेंट सिग्मा ऑफ टी आई डॉट वी आई जीरो करके आंसर निकाल लेना है। समझ में आ गया भाई? चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहां पर। अब ये तो हमने बात कर ली स्ट्रिंग कंस्टेंट के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेज कंस्टेंट। वेज कंस्टेंट, अब ये क्या होता है वेज कंस्टेंट? तो वेज कंस्टेंट मतलब अगर मान लो यहां पर समझो, एक ये हम ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं वेज कंस्टेंट। जैसे ये दो ब्लॉक हैं, ये दो ब्लॉक हैं, और ये दो ब्लॉक जो है जमीन पर रखे हुए हैं, अच्छी बात है। और ये मैंने किया था कि भाई यहां पे हम फोर्स लगाते हैं। तो ये फोर्स लगाते हैं तो हम जानते हैं, मान लो ये ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी है, तो फोर्स किस पे लगाया आपने? फोर्स किस पे लगाया आपने? फोर्स लगाया ब्लॉक ए पर। तो हम जानते हैं ब्लॉक ए आगे मूव करेगा, और ब्लॉक ए के सामने ब्लॉक बी है, तो ब्लॉक बी भी क्या करेगा? आगे मूव करेगा। और ये हम जानते हैं कि इसका अगर एक्सेलरेशन ए है तो इसका भी एक्सेलरेशन ए होगा। कॉमन सेंस है ना, ये हम जानते हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये ब्लॉक ए बी को धक्का दे रहा है, और धक्का देते देते बी और ए आपस में एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, और जब संपर्क में है, कांटेक्ट में है, तो जो ब्लॉक बी है उसकी मजबूरी हो जाएगी कि वो क्या करेगा? ब्लॉक ए के साथ मूव करेगा ही करेगा। समझ में आ गया भाई? तो ये ब्लॉक जो बी है उसकी मजबूरी हो जाएगी कि ब्लॉक ए के साथ मूव करेगा ही करेगा। अब देखो ये कब मूव करेगा कब मूव नहीं करेगा, साथ साथ कब मूव करेंगे। पहली बात तो ये वेज कंस्टेंट, ये इसी को बोलते हैं वेज कंस्टेंट, यानी कि ये ब्लॉक और ये ब्लॉक यानी जो सरफेस हैं ये हमेशा कांटेक्ट में रहने चाहिए। अगर ये कांटेक्ट में नहीं है तो मतलब हम बोल सकते हैं कि ये आपका वेज कंस्टेंट नहीं लगेगा। समझ में आ गया? तो यहां पर पहली कंडीशन क्या है कि दो ऑब्जेक्ट हैं जो हैं दे शुड बी इन कांटेक्ट थ्रू आउट द मोशन, यानी ए और बी अगर कांटेक्ट में है तभी ये कॉन्सेप्ट लगेगा। मान लो बी जो है आगे है, लेट से बी आगे है और ए इधर है, तो इनके बीच में गैप आ गया, तो अगर मैं ए को धक्का दूंगा तो बी मूव नहीं कर पाएगा, बी और ए साथ साथ मूव नहीं करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली यहां कंडीशन क्या है कि द टू ऑब्जेक्ट्स शुड रिमेन इन कांटेक्ट थ्रू आउट द मोशन, है ना। जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमेशा कांटेक्ट में रहना चाहिए। एक और खास बात है, ए और बी जो दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में हैं दे शुड बी रिजिड, यानी ए और बी रिजिड होने चाहिए। यानी कि अगर ये आपका ऐसा नहीं कि मैं फोर्स लगा रहा हूं, मान लो आपका ये ए जो है वो आयरन का ब्लॉक है, लेट से आयरन का है, और जो बी है, बी मान लो आपका क्या है, जो होता नहीं क्या बोला, सॉफ्टी होती है, सॉफ्टी का ब्लॉक है, सॉफ्टी है ना, वो हल्का सा जो लिक्विड फॉर्म, सेमी लिक्विड फॉर्म में एक होता है, सॉफ्टी बना दे, जो गोल गोल कोन मिलता है, सॉरी कोन मिलता है, उस पर लगा देते हैं यूं करके, उसको हम खाते हैं इस प्रकार से। वही तो अगर ये बी जो है सॉफ्टी होगा और आपने ए को धक्का दिया तो क्या करेगा, वो बी को निपटा देगा, बी निपट जाएगा, है ना। और बी निपट जाएगा तो उस केस में क्या होगा, इसका और इसका एक्सलेशन सेम नहीं होगा। तो पहली बात तो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट क्या है, टू ऑब्जेक्ट्स should remain in contact throughout the motion। पहला पॉइंट ये है, दोनों ऑब्जेक्ट जो है दे शुड रिमेन इन कॉन्टैक्ट थ्रू आउट द मोशन, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, both object should be rigid, दोनों रिजिड होने चाहिए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये बॉडी अपना शेप और साइज चेंज कर दें, शेप और साइज चेंज कर देंगे तो फिर ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। कॉटन कैंडी एग्जाम्पल, कॉटन कैंडी भी है एग्जाम्पल, बहुत सारे आप जानते हैं ना। अब ये खास बात, अब कॉन्सेप्ट क्या है, तो
तो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में हैं और कांटेक्ट में ही रहते हैं, तो इनका जो सरफेस इन कांटेक्ट है, ये सरफेस क्या है, कांटेक्ट में आ रहा है, तो सरफेस इन कांटेक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, क्या बोल रहा हूं मैं, ये रहा, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो सरफेस इन कांटेक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी या एक्सप्लोरेशन, देखो भाई, हम अगर मैं एक पॉइंट ले रहा हूं यहां पर, एक पॉइंट यहां ले रहा हूं और एक पॉइंट यहां ले रहा हूं, तो हम जानते हैं कि ये बॉडी ए है, इसके पास एक्सप्लोरेशन कितना है, ए है, किधर है, आगे की तरफ है, हाँ जी, तो इसके पास एक्सप्लोरेशन आगे है, और बॉडी बी का मैंने पॉइंट लिया है, सरफेस कांटेक्ट, इसका भी एक्सप्लोरेशन कहां पर है, आगे की तरफ ही आ रहा है, तो दोनों का एक्सप्लोरेशन आगे की तरफ है, और कितना है, ये ए है, ये भी ए है, तो दोनों का एक्सप्लोरेशन क्या है, सेम आ रहा है, किधर आ रहा है, सेम, सरफेस इन कांटेक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, सरफेस इन कांटेक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सप्लोरेशन शुड बी सेम। तो लिखिए यहां पर कंडीशन क्या है, तो वेज कंस्टेंट की कंडीशन क्या है, इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर इन कांटेक्ट, then component of velocity comma acceleration and displacement perpendicular to the surface in contact, perpendicular to the surface in contact must be same। तो क्या बोल रहा हूं कि सरफेस इन कांटेक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट शुड बी सेम, ठीक है। तो ये तो मैंने एग्जांपल ऑलरेडी आप जानते हैं, बना लिया है, अब इसको समझते हैं एक दूसरे एग्जांपल से। तो अगर मैं कहता हूं कि लेट्स से आई हैव दीज टू ब्लॉक्स, ये मान लो है ब्लॉक ए, ये है ब्लॉक बी, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो हमारा ये है सरफेस इन कांटेक्ट, तो सरफेस इन कांटेक्ट के एक मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं जो कि परपेंडिकुलर है। अब देखिए अगर मैं यहां बोलता हूं कि ए ब्लॉक है, इसके पास इस डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी है और इसके पास इस डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी है, मान लो ये वेलोसिटी जो है ये है v1, ये है v2, ये v2 है, तो हम जानते हैं सरफेस इन कांटेक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है परपेंडिकुलर वाली, और ये है इसके अलोंग वाली। तो मैं इस वेलोसिटी को क्या करूंगा, रिजॉल्व करूंगा, किधर करूंगा, अलोंग एंड परपेंडिकुलर। लेट्स से ये एंगल θ1 है, ये एंगल θ2 है, तो इस v2 का आगे कंपोनेंट, सॉरी इस v1 का आगे कंपोनेंट करना है v1 cos θ1, और इसकी बात करेंगे तो आगे कितना आएगा v2 cos θ2। समझ में आ गया। तो सरफेस इन कांटेक्ट के परपेंडिकुलर समझना, तो अगर ये v1 cos θ1 और v2 cos θ2 अगर आपस में बराबर हो जाएंगे तो मैं बोलूंगा कि ये दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे। तो कंडीशन यहां पे क्या आ गई इस एग्जांपल में, v1 cos θ1 हैज टू बी इक्वल टू व्हाट, v2 cos θ2। दिस इज द कंडीशन। तो ये हमने यहां पे कंडीशन के बाद बात कर लिया। तो दिस द कंडीशन, यानी सरफेस इन कांटेक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, कंपोनेंट ऑफ एक्सप्रेशन, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी सेम। समझ में आ गया। इधर देखो, अगर मान लो v2 sin θ2 बड़ा है,
एज कंपेयर टू, सॉरी, V2 cos थीटा 2, V2 cos थीटा 2 बड़ा है किससे? V1 cos थीटा 1 से। अगर V2 cos थीटा 2 बड़ा है V1 cos थीटा 1 से, तो क्या होगा? क्या होगा? क्या ये दोनों साथ साथ रह पाएंगे? क्या ये दोनों साथ साथ रह पाएंगे? नो। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि यहां पर अगर V2 cos थीटा 2 बड़ा है तो ये B ब्लॉक है, आगे भाग जाएगा, और ए उतना आगे नहीं जा पाएगा, तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, तो हमारा जो कंस्टेंट की कंडीशन है वो खत्म हो जाएगी। दे शुड रिमेन इन कॉन्टैक्ट थ्रू आउट द मोशन, वो गलत हो जाएगा। समझ में आ गया? और अगर मान लो V1 cos थीटा 1 V2 cos थीटा 2 से बड़ा है, तो V1 cos थीटा 1 V2 cos थीटा 2 से तभी बड़ा होगा जब ब्लॉक ए ब्लॉक बी को तोड़ते हुए आगे निकल जाए, है ना? जैसे अगर आपने देखा कि ट्रक जा रहा है, ट्रक जा रहा है और सामने कोई मतलब छोटा मोटा कोई क्या कहते हैं गाड़ी शाड़ी है, कुछ भी है, तो क्या करता है? ट्रक निपटा के आगे निकल जाता है, हो गया कल्याण, खत्म। तो वहां पर वेज कंस्टेंट नहीं लगेगा, वहां पर वेज कंस्टेंट नहीं लगेगा, क्योंकि वहां पे बॉडी अपना शेप और साइज डिफॉर्म कर चुकी है, बॉडी को हम रिजिड नहीं मान रहे हैं, ठीक है? ये खास बात है। तो कंडीशन ये निकाल ली है, समझ में आ गया? तो V1 cos थीटा 1 को V2 cos थीटा 2 के बराबर ही होना पड़ेगा। लिख लीजिए फटाफट सब लोग, इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। हाँ भाई, समझ में आ गया भाई? डन डन, लिख लिया? कोई दिक्कत परेशानी? नो दिक्कत परेशानी। चलो, इसी को जो मैंने लिखवाया, ये कंडीशन आ गई है, तो इसी कंडीशन को निकालने का एक और तरीका है, मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 क्या है? इसको बोलते हैं वर्चुअल वर्क मेथड। तो वर्चुअल वर्क मेथड क्या बोलता है भाई? कि अगर यहां पर ये दो ऑब्जेक्ट हैं फॉर एग्जांपल, और ये हमारा सरफेस इन कॉन्टैक्ट है, और यहां पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है नॉर्मल वाली, है ना? और यहां पर ये इधर जा रहा था, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, एंड दिस एंगल, ये एंगल है थीटा 1, ये एंगल है थीटा 2, इसकी वेलोसिटी है V1, इसकी वेलोसिटी है V2। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें मेथड 2 है आपका वर्चुअल, सॉरी, वर्चुअल वर्क, या बोलो वर्चुअल पावर, एक ही बात है। मेथड जैसा कि हमने स्ट्रिंग के केस में किया था, वही यहां पर लग रहा है, वर्चुअल वर्क या वर्चुअल पावर वाला मेथड लगेगा। तो कॉन्सेप्ट है आपका सिग्मा ऑफ एन आई डॉट डी एस आई, 0 फोर्स इंटू एन ही आएगा। तो एन यहाँ क्या है? नॉर्मल है, और डी एस है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, नॉर्मल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं इसको डी टी से डिवाइड कर देता हूं तो ये हो जाएगा सिग्मा ऑफ एन आई डॉट वी आई। तो आप 0 कर दीजिए। तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब कैसे करेंगे इसको समझते हैं, कैसे करेंगे। देखिए, अगर हम जानते ये ब्लॉक है ए, ये ब्लॉक है बी,
तो ब्लॉक ए ब्लॉक बी पर नॉर्मल आगे लगाएगा और ब्लॉक बी ब्लॉक ए पर नॉर्मल लगाएगा पीछे। तो कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी सिस्टम पर इंटरनल नॉर्मल का टोटल वर्क डन कितना आएगा, 0 आएगा। लिखिए पे कॉन्सेप्ट क्या है, टोटल इंटरनल वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स ऑन अ सिस्टम विल बी 0। तो 0 होगा। अब कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहां ये कॉन्सेप्ट है, देखो एन इधर है और V2 इधर है, तो हमारा सिग्मा एन डॉट वी बराबर 0। तो एन इधर है, V2 इधर है, तो एन और V2 के बीच का एंगल कितना है, एन और V2 के बीच का एंगल कितना है, θ2। तो इसका वर्क डन कितना आएगा, एन या पावर जो भी हो सकता है एन V2 कॉस θ2 प्लस होगा। अब देखिए यहां ए पर एन पीछे है और V1 ऊपर है, तो ये इनके बीच का एंगल कितना है, पाई माइनस θ1। तो ये हो जाएगा प्लस एन एन इधर एन V1 कॉस पाई माइनस θ1 और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इट इज 0। ये कॉन्सेप्ट है ना, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इट इज 0। ये कर दिया। तो देखो यहां पर कितना, अब देखो यहां एन ये 0, तो एन तो हटाई देते हैं, यहां पर एन पूरा हटा दीजिए, तो V2 कॉस θ2 और ये हो जाएगा कॉस पाई माइनस थीटा कितना था, माइनस V1 कॉस θ1, इट हैज टू बी 0, यानी कि V1 कॉस θ1 बराबर कितना आएगा, V2 कॉस θ2। लिख लीजिए, लिख लीजिए। समझ में आ गया भाई, दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। तो चलिए एक ये हमने सीख लिया है, तो आगे इसका कंटिन्यू करेंगे, एक क्वेश्चन करते हैं तो चीज़ समझ में आएंगी। और तो कांस्टेंट रिलेशनशिप निकालेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर एक वेज दिया हुआ है, और इसके ऊपर यहाँ पर एक रॉड है, और ये जो रॉड है ये दो सपोर्ट्स के बीच में स्लाइड मूव कर सकती है, यानी कि यहाँ पर एक मिनट, ये ऐसा कुछ सपोर्ट है, वैसा ही यहाँ पर भी एक सपोर्ट है। तो
तो बेसिकली अगर रिलीज करेंगे तो जो रॉड है वो वर्टिकल डाउनवर्ड ही जाएगी, नीचे ही जाएगी, क्योंकि सपोर्ट लगे हुए हैं। सपोर्ट क्या करेगा, इसको नीचे ही ले जाएगा। तो ये नीचे ले जाएगा और ये वेज कहां जाएगा, आगे जाएगा। तो यहां पर ये एंगल थीटा है। तो हम जानते हैं कि अगर इसको रिलीज करते हैं तो ये रॉड है इट विल गो डाउन एंड द वेज विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि ये नीचे जाएगा तो इसको धक्का मिलेगा, आगे जाएगा। तो इसके पास आगे एक्सप्रेशन मान लेते ए है, ये बी है। तो क्वेश्चन मेरा ये कि आपको ए और बी में कंस्टेंट रिलेशनशिप निकालना है। फाइंड आउट relationship between A and B करिए। आ गया आंसर। डन। तो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट हम जानते हैं ये है सरफेस इन कांटेक्ट। तो एक तरीका क्या है, सरफेस इन कांटेक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपाउंड बराबर कर दो। तो एक तरीका तो ये है कि सरफेस इन कांटेक्ट के ये है परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो मैंने यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दिया। तो एक काम करते हैं, लाइन ड्रॉ कर दिया तो एक पॉइंट मैं लेता हूं सरफेस कांटेक्ट के जस्ट ऊपर, यहां ले लेता हूं। एक पॉइंट मैंने यहां ले लिया और एक पॉइंट मैंने यहां ले लिया, ऐसी कुछ ले लिया। तो हमें मालूम है कि ऊपर वाली रॉड नीचे जाएगी तो ये पॉइंट भी कहां जाएगा, नीचे ही जाएगा। ये पॉइंट कहां जाएगा, नीचे जाएगा। और ये पॉइंट आगे जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं ये वेज आगे जा रहा है। तो ये जो मैंने रॉड पे जस्ट ऊपर पॉइंट लिया है वो नीचे जा रहा है विद एक्सप्रेशन बी, और ये आगे जा रहा है विद ए। तो हम जानते हैं इनके कंपोनेंट किधर, सरफेस के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में कंपोनेंट। तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आना चाहिए, दे शुड बी सेम। तो इस बी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट और ए का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट शुड बी सेम। तो देखो ये एंगल हमें मालूम है, ये थीटा है, तो ये हमारा भी थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये हमारा थीटा। तो बी का इधर कंपोनेंट आएगा बी कॉस थीटा और ए का इधर आएगा ए साइन थीटा। तो हम जानते हैं कि बी कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू ए साइन थीटा। तो बी की वैल्यू आ गई ए tan थीटा। मेथड नंबर 1 से लगा दिया मैंने। चाहो तो आप मेथड नंबर 2 से भी कर सकते हो। कैसे करोगे, वहां नॉर्मल दिखाने पड़ेंगे। तो नॉर्मल कैसे लगाओगे भाई, हम जानते हैं ये वेज है, वेज के कारण नॉर्मल ऊपर लगेगा और रॉड के कारण वेज पर नॉर्मल का लगेगा, वेज के कारण रॉड के कारण वेज पे नॉर्मल लगेगा नीचे। तो इनके आप क्या कर लो, डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल। तो सेम आंसर आएगा मेरे ख्याल से। कई बच्चों ने
उससे किया होगा तो सेम आंसर आ रहा होगा। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व यहां पर कर सकते हो। लिख लीजिए फटाफट। डन 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 हो गया। ये एंगल थीटा बराबर दिया है आपको 37। और एक ब्लॉक है, तो यहां पर एक्सप्लोरेशन ऑफ ब्लॉक दिया है 3i माइनस 4j। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि आपको इस वेज का एक्सप्लोरेशन निकालना है। फाइंड आउट एक्सप्लोरेशन ऑफ वेज। करिए। करिए। वेज मतलब बेसिकली इसको ट्रायंगुलर ब्लॉक को वेज बोल देते हैं। ठीक है, एक्सप्लोरेशन ऑफ ब्लॉक इज गिवन टू यू, यू नीड टू फाइंड द एक्सप्लोरेशन ऑफ वेज। इस ट्रायंगुलर जो ये अरेंजमेंट दिया हुआ है इसको वेज बोलते हैं। करिए फटाफट, निकालिए। अरे भाई साहब, बहुत बड़ी गलती पता कर ली, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लिख लीजिए। आ गया आंसर, गुड। ये होता है बच्चे जो बिल्कुल कॉन्सेप्ट को क्रिस्प कर लेते हैं। आर्यन, बहुत शानदार, आपका आंसर आ चुका है, बढ़िया बात है। बाकी लोग निकालिए। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। सरफेस इन कॉन्टेक्ट की परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये होगी। तो या तो आप कंपोनेंट लेके कर दो या आप वर्क डन में नॉर्मल कर लो। तो हम जानते हैं ये वेज है, वेज के कारण, वेज के कारण ब्लॉक पर नॉर्मल जो है ऊपर लगेगा और ब्लॉक के कारण वेज पर नॉर्मल नीचे लगेगा। जो नॉर्मल ऊपर वो नॉर्मल नीचे, इनके हम कंपोनेंट लेंगे। तो इस नॉर्मल का एक कंपोनेंट पीछे आएगा और एक ऊपर आएगा। ऐसे ही इसका एक आगे आएगा और एक नीचे आएगा। ये एंगल 37 है, तो ये 37 है, ये एंगल हमारा 37 होगा, ये एंगल भी हमारा 37 होगा। तो एन का पीछे आएगा एन साइन 37, तो इट इज नथिंग बट 3n/5। ऊपर कितना आएगा 4n/5। ऐसे यहां करेंगे, इट इज 3n/5, यहां आएगा 4n/5। में डायरेक्ट लिख रहा हूं, है ना। ऑलरेडी हम जानते हैं साइन 37 3/5 होता है, कॉस 37 4/5 होता है। ठीक है, तो सिग्मा ऑफ ni डॉट vi यहां पर 0 होगा। अगेन यहां जब क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये थीटा है वो फिक्स है, इट इज नॉट वेरिंग,
है ना, ये वेरी नहीं कर रहा है, तो थीटा फिक्स है। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए इस ब्लॉक की बात करेंगे तो ब्लॉक पर नॉर्मल कितना है, -3n/5 आई कैप प्लस 4n/5 जे कैप। दिस इज अ नॉर्मल एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। और नॉर्मल ये हो गया, और एक्सप्रेशन हमारे पास है 3i - 4j ना, हम जानते हैं डॉट प्रोडक्ट है, प्लस अब ये जो वेज की बात करेंगे तो वेज पर नॉर्मल है 3n/5 आई कैप -4n/5 जे कैप, और ए आगे है तो डॉट ए आई कैप, इट हैज टू बी 0, इट हैज टू बी 0। सॉल्व कर लीजिए तो आपका ए आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, आपका ए आ जाएगा, निकालिए। यश कुमार जी बेटा पेन चलाइए, पेन चलाओगे तो आराम से हो जाएगा, है ना। विवेक कुमार जी पेन चलाइए, है ना। होता क्या है, हम बिना पेन चलाए काम करते हैं, आप पेन चलाइए सब कुछ होता है। दो तरीका बता दिए, पहला क्या करते हैं, कंपोनेंट शुड बी सेम अलोंग द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कांटेक्ट, उससे भी कर सकते हो। हाँ जी भाई समझ में आ गया भाई। वॉल्यूम बढ़ा लीजिए अर्श कुमार जी आ गया। तो सॉल्व करेंगे, इट विल बी 25/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज द आंसर। कुछ बच्चों ने कंपोनेंट लेके भी किया होगा तो सेम ही आंसर आएगा। कैसे किया होगा मैं पूरा नहीं बताऊंगा, हिंट दे देता हूं। ये है 3i - 4j, यानी इस ब्लॉक के पास x डायरेक्शन में है 3, y में कितना है 4, आगे 3 नीचे 4, तो 3 का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, 4 का इस डायरेक्शन में, तो इनको ऐड कर दो, वो हैगा एक्सप्रेशन ऑफ दिस ब्लॉक अलोंग दिस डायरेक्शन। और ए इधर है तो इसका भी इधर डायरेक्शन में कंपोनेंट, और इट हैज टू बी सेम। पेन चलाइए, अपने आप आंसर आएगा। ठीक है भाई। आप आयुष कुमार गुप्ता जी आप वेलोसिटी ले लीजिए, फिर उसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। पेन प्रॉब्लम क्या है, आप लोग केवल क्वेश्चन दागना जानते हो, पेन नहीं चलाते हो, आप टाइप करने में ज्यादा कंफर्टेबल होते हो। प्रॉब्लम ये होती है, आप अगर पेन चलाओगे अपने आप समझ में आ जाएगा। आपने वेलोसिटी किया होगा, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो भी आंसर आएगा, सेम ही आएगा, कैसे भी कर लीजिए। चलिए भाई डन, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे यहां पर वेज ब्लॉक प्रॉब्लम। वेज ब्लॉक प्रॉब्लम स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, हाउ टू अप्रोच द प्रॉब्लम वो हमें सीखना है। तो यहां पर अगर मेरे पास ये कोई वेज दिया हुआ है, ये वेज है, और लेट्स से इसका कुछ ये एंगल थीटा है, एंड इस पर एक ये ब्लॉक रखा हुआ है। समझते हैं यहां पर ये ब्लॉक है, ये वेज है। अगर ये वेज रुका हुआ होता, मूव नहीं कर रहा होता,
तो बताइए ये ब्लॉक कहां जाता? ब्लॉक इस वेज के इनक्लाइन प्लेन के अलोंग ही जाता ना। तो बेसिकली यहां पर आई कैन से दैट द ब्लॉक विल मूव अलोंग द इनक्लाइन प्लेन। मान लेते हैं इसका अलोंग द इनक्लाइन प्लेन एक्सप्रेशन बी है, मान लिया। ये कब बोल रहा हूं? जब ये वेज रुका हुआ है, रेस्ट पर है, फिक्स्ड है, ये मूव नहीं कर रहा है। अब अगर मैं कहता हूं कि ये जो वेज है ये भी क्या कर रहा है? मूव कर रहा है आगे ए से, तो अब बताइए क्या होगा? अब ये होगा कि देखो ये ब्लॉक जो है वेज के रेस्पेक्ट में अलोंग द इंक्लाइन प्लेन नीचे जाएगा और वेज ए से आगे जा रहा है। जब वेज ए से आगे जाएगा तो ये क्या करेगा? ब्लॉक को भी आगे ले जाएगा, यानी कि इसके पास आगे की तरफ ये ए मिल जाएगा। तो यहां पर बी क्या है? व्हाट इज बी? ये है एक्सलोरेशन ऑफ ब्लॉक with respect to the wedge। यानी कि अगर एक पर्सन यहां पर खड़ा है और ये पर्सन इस ब्लॉक को देखता है, ये पर्सन इस ब्लॉक को देखता है, तो इस पर्सन को इस ब्लॉक का एक्सप्रेशन अलोंग द इनक्लाइंड प्लेन दिखाई देगा। कितना दिखाई देगा? बी दिखाई देगा। समझ में आ गया? तो बी इधर जा रहा है और ये है आपका, और यहां ए जो है, व्हाट इज ए? ये है एक्सप्लोरेशन ऑफ वेज। तो ये एक्सप्लोरेशन ऑफ वेज है। मैंने कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि किसके फ्रेम में है, केवल लिखा है एक्सप्लोरेशन ऑफ वेज, यानी कि एक किसके फ्रेम में होगा? केवल और केवल ग्राउंड फ्रेम में ही होगा और किसी फ्रेम में नहीं होगा। समझ में आ गया? तो ये खास बात है। तो ये बी है एक्सप्लोरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू द वेज और ए है एक्सप्लोरेशन ऑफ वेज। तो ग्राउंड फ्रेम यानी अगर कोई बंदा यहां खड़ा हुआ है, वो इस ब्लॉक को देखेगा तो इसको क्या दिखाई देगा कि ब्लॉक जो है अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन भी जा रहा है नीचे और वेज आगे जा रहा था, तो उसके कारण ये आगे भी जा रहा है। तो इसको यहां पर इस पर्सन को इस ब्लॉक का बी भी एक्सप्रेशन दिखाई देगा और ए भी दिखाई देगा। समझ में आ गया नहीं है? तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को समझेंगे। समझ में आ गया? लिख लीजिए भाई फटाफट। हाँ, प्रीवियस स्लाइड कुछ बच्चे बोल रहे हैं दिखाने के लिए, लो देख लीजिए, ये रहा आंसर 25/3 है। लिख लीजिए। तो ये बी जो है एक्सप्लोरेशन ऑफ ब्लॉक है विद रिस्पेक्ट टू वेज और ए है एक्सप्लोरेशन ऑफ वेज। तो हम जानते हैं कि अगर मुझे एक्सप्लोरेशन ऑफ ब्लॉक निकालना है ग्राउंड फ्रेम में, तो ये होगा एक्सप्लोरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज प्लस एक्सप्लोरेशन ऑफ वेज, है ना? ऐसे इसको शॉर्ट में मिल सकता है, ए बी मतलब एक्सप्लोरेशन ऑफ ब्लॉक। तो एक्सप्लोरेशन ऑफ ब्लॉक ए बी मतलब ग्राउंड फ्रेम में, तो एक्सप्लोरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज कितना है? इट इज इन दिस डायरेक्शन। ये कितना है? बी, और प्लस ये आ गया। तो इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? ये इधर और ये इधर। तो ग्राउंड के फ्रेम में आपको ये बी और ए दोनों ही दिखाई देंगे, ये इसका मतलब हुआ। लिख लीजिए।
समझ में आ गया? तो ये ए बी क्या है? एक्सप्लोरेशन ऑफ ब्लॉक। तो किसके फ्रेम में? ग्राउंड के फ्रेम में। तो ये क्या आएगा? बी भी दिखाई देगा, ए भी दिखाई देगा, है ना? ये मैंने बस लिख दिया वेक्टर फॉर्म में, हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी, पर फिर भी मैंने लिख दिया। चलिए ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। यहां पर हाँ जी, ये एक दीवार है, ये ग्राउंड है। सिस्टम को अगर हम रिलीज करते हैं तो मुझे इतना पक्का मालूम है कि ये जो ब्लॉक है वो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन कहां जाएगा? नीचे जाएगा। और वेज कहां जाएगा? आगे जाएगा। और अगर वेज आगे जाएगा तो इस ब्लॉक को भी आगे ले जाएगा। तो बेसिकली यहां जो हमने कांस्टेंट सीखा है, तो ये अलोंग द इंक्लाइन प्लेन जाएगा, वेज आगे जा रहा है, तो उसके कारण ये क्या करेगा? ब्लॉक को भी आगे ले जाएगा। तो इसके अलोंग द इंक्लाइन प्लेन अगर इसकी वेलोसिटी एक्सप्रेशन बी है और ये आगे ए है, तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो हमें क्वेश्चन है कि हमें ए और बी में रिलेशनशिप निकालना है। फाइंड आउट रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। ए और बी में हमें रिलेशनशिप निकालना है। समझ में आ गया भाई? 25/3 आंसर आ रहा है बेटा, आ देते हैं ना, सॉल्व कर लो। आपसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, कई बच्चों का 25/3 आ चुका है ऑलरेडी। अब आंसर को मैं चेक करूँ, चेंज करूंगा नहीं, है ना? ठीक है। हाँ जी, फाइंड आउट रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी में आपको रिलेशनशिप निकालना है। चलिए सब लोग इधर देखिए, कैसे इसको अप्रोच करेंगे। ये एंगल मैंने दिया है थीटा। तो कैसे अप्रोच करेंगे? देखिए, यहां पर टेंशन टी लगेगा, यहां टेंशन टी लगेगा, यहां लगेगा, यहां लगेगा। तो कॉन्सेप्ट बन जाते हैं सिग्मा ऑफ पी आई डॉट वी आई बराबर 0 है। सिग्मा ऑफ टी आई डॉट वी आई। सब लोग इधर देखिए कैसे करेंगे। तो बेसिकली बेसिकली एक काम करते हैं, ये एंगल थीटा है। अच्छा ट्राई करो, तुम आप लोग ट्राई करिए, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया ये है, ट्राई कीजिए, निकालिए, है ना? फालतू में मैं क्यों बताऊं, आप लोग भी दिमाग लगाइए, करिए सॉल्व, निकालिए। आपको ए और बी में रिलेशनशिप निकालना है। कॉन्सेप्ट है सिग्मा ऑफ टी आई डॉट बी आई बराबर 0। कर लीजिए।
हो गया। हाँ जी, b बराबर एक cos थीटा, गलतियां कर दी। कैसे करोगे भाई? हम जानते हैं कि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। तो इस ए का एक कंपाउंड आएगा ऊपर अलोंग द टी, और एक इधर आएगा। ऊपर कितना आएगा? ए कॉस थीटा, इधर कितना आएगा? ए साइन थीटा। तो टी ऊपर है और अलोंग कितना आएगा? ऊपर है ए कॉस थीटा, नीचे है बी। तो टी इंटू ए कॉस थीटा माइनस बी। टी ऊपर, ए कॉस थीटा माइनस बी। अब वेज की बात करते हैं तो वेज पे टी आगे है और एक टी है, दो टी है। तो इस टी को रिजॉल्व कर लो अलोंग लाइक दिस। तो ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा। तो टी का कंपोनेंट पीछे कितना आएगा? टी कॉस थीटा, नीचे कितना आएगा? टी साइन थीटा। तो वेज की बात करेंगे तो वेज पर आगे कितना है? टी, और पीछे कितना? टी कॉस थीटा। और ए आगे है, ए आगे है और टी साइन थीटा नीचे। तो इसके कारण कोई वर्क होगा नहीं। तो अलोंग द ए जो टेंशन फोर्स आ रहा है, इट इज टी माइनस टी कॉस थीटा इनटू ए बराबर 0। निकालिए कितना आ रहा है। अब पेन चलाइए, निकालिए, सॉल्व कीजिए। कितना आ रहा है? ए बराबर बी, ये आंसर आ रहा है। ठीक है भाई, इस प्रकार से कर सकते हैं। लिख लीजिए। हाँ जी, हो गया। चलिए, अब ये है मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2, एक काम करते हैं, मैं वेज की फ्रेम आता इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ वेज बात करते हैं। तो वेज के फ्रेम में अगर हम बात करते हैं, वेज के फ्रेम में अगर हम बात करते हैं तो वेज के फ्रेम में वेज क्या होगा? अरे ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये नहीं चाहिए, नहीं रहा। चलो दोबारा बना देते हैं। हाँ ये रहा। वेज के फ्रेम में जाएंगे तो वेज के फ्रेम में वेज जो है रुक जाएगा, वेज रुक जाएगा, लेकिन 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 जो दीवाल है, ये दीवाल इसके फ्रेम में गए तो इसका एक्सलेशन ए आगे था। इसके फ्रेम में जाएंगे तो हम जानते हैं दीवार आपको इधर आती हुई दिखाई देगी विद एक्सलेशन ए। यानी कि अगर आप यहां खड़े हो एंड यू आर लुकिंग एट द वॉल, तो आपको दीवार आपके तरफ आती हुई दिखाई देगी विद एक्सलेशन ए। एंड आपको लगेगा ये ब्लॉक अलोंग द इंक्लाइन नीचे आ रहा है बी से। तो बी क्या है? व्हाट इज बी? बी है एक्सलेशन ऑफ दिस ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू द वेज। एंड यहां पर टेंशन टी, यहां पे टी, यहां पे टी और यहां पे टी।
तो ब्लॉक पर टी ऊपर है और बी कहां है, नीचे है, तो वर्क डन होगा माइनस टी इंटू बी। ब्लॉक पर दीवार पर टी आगे है और ए भी आगे है, तो प्लस टी इंटू ए, और ये वेज है वो रेस्ट पर है, जो ये टी है ये टी है रेस्ट पर है, और कोई वर्क होगा नहीं, इट हैज टू बी 0। वी आर गेटिंग द सेम रिजल्ट। समझ में आ गए भाई? लिख लीजिए। हाँ जी, वर्कबुक सॉरी, इसमें मैंने आपको होमवर्क दिया था अप टू क्वेश्चन नंबर 18। अब 19 से लेके आप कर लीजिए अप टू क्वेश्चन नंबर 28। होमवर्क है एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 19 से 28, ये होमवर्क रहेगा। समझ में आ गया भाई? डन डन डन, ये है। चलिए।